नमस्ते बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर। हम प्लांट डिजीज एंड मैनेजमेंट इस वाले सिलेबस को कवर कर रहे थे और हमने जो हमारी फंगल डिजीज है उनको पढ़ना शुरू किया था। फंगल डिजीज के अंदर जो हमारी पहली फंगल डिजीज थी जिसका नाम था डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ मेज, वो हमने कवर कर ली थी। आज की क्लास के अंदर हम अगली फंगल डिजीज को कवर करेंगे जो कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, जिसका नाम है बाजरे का ग्रीन ईयर रोग, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट। स्क्रीन के ऊपर आपको आज की हमारी क्लास का जो आउटलाइन है वो दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो हमारी डिजीज है इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। देन हम इसके बाद में इसका जो पैथोजन है जो कि ओमाइसीटीज वर्ग का मेंबर है जिसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, उस पैथोजन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रमुख रोग के वो लक्षण हैं जिनको देख के आप आइडेंटिफाई करते हो कि बाजरे के अंदर या फिर पर्ल मिलेट के अंदर जो हमारा हरित वाली रोग है या फिर जो ग्रीन ईयर रोग है वो हो चुका है। फिर हम समझेंगे इस रोग का चक्र क्या है, कैसे पैथोजन पूरी साइकिल को कंप्लीट करता है, प्राइमरी इनोक्यूलम का सोर्स क्या है, सेकेंडरी इनोक्यूलम का सोर्स क्या है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन या फिर जो हमारा द्वितीयक संक्रमण है वो हेल्दी प्लांट के ऊपर कैसे फैलता है। और लास्ट में हम समझेंगे कि इस रोग का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि इस बाजरे के ग्रीन ईयर डिजीज को फैलने से रोका जा सके। तो चलिए हम एक एक करके इन हेडिंग्स के साथ आज की जो हमारी क्लास है उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बाजरे के हरित वाली रोग या फिर जो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट है, इसका सिंपल इंट्रोडक्शन। क्लास में बेसिकली हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो दो इमेज दिखाई दे रही है इसको आप बहुत ध्यान से देखो ताकि आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू लगे। ये जो इमेज है बच्चों, यह बाजरे के हरित वाली रोग से ग्रसित बाजरे के पादपों की है। तो बस सिर्फ इनको देख लो, इनके बारे में ज्यादा कुछ अभी समझना नहीं है, वो हम ऑलरेडी आगे समझेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल इंट्रोडक्शन की कि बाजरे का हरित वाली रोग क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये को कितने लार्ज एरिया को कवर करता है और इसके लिए आइडियल कंडीशंस क्या होती है। तो बाजरे का जो हरित वाली रोग है या फिर जो ग्रीन ईयर डिजीज है इसको हम मर्दू रोमिल आसिता रोग या फिर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट भी कहते हैं। यह बच्चों बाजरे के अंदर नुकसान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण रोग है। अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर साल लगभग 6 से 60% बाजरे के अंदर जो लॉस होता है वो इसी ग्रीन ईयर डिजीज की वजह से होता है। और अगर मान लो ये ग्रीन ईयर डिजीज बाजरे के अंदर स्टार्टिंग फेज के अंदर हो जाती है, जब वो सीडलिंग से जस्ट जर्मिनेट होता है, तो आपको बाजरे की उत्पादन में लगभग 27 से 30% की कमी क्या होती है देखने को मिलती है। अब ये रोग इतना घातक क्यों है? तो बाजरे का जो ग्रीन ईयर डिजीज रोग है यह मृदा जनित भी होता है और बीज जनित भी होता है। मतलब ये सोयल के अंदर भी इसके जो ऊस्पोर होते हैं वो 8 महीने से लेकर लगभग 10 साल तक पड़े हुए रहते हैं। तो ये मिट्टी से भी हो सकता है, इसका जो प्राइमरी इनोक्यूलम का सोर्स है। और दूसरा, दिखने में आपको बाजरे का जो बीज है वो कैसा लगेगा? स्वस्थ लगेगा, लेकिन वो बाजरा आंतरिक रूप से या फिर सरफेसली किससे ग्रसित हो सकता है? इस ग्रीन ईयर डिजीज करने वाले पैथोजन से जिसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। तो इसीलिए ये बीमारी ज्यादा घातक हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह सोइल बोर्न भी है और कैसी है? सीड बोर्न भी है। अगर बच्चों अपन इस डिजीज की हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले 1907 या फिर 1907 के अंदर E.J. बटलर ने इस डिजीज को इंडिया से रिपोर्ट किया था। अब स्टार्टिंग के अंदर इंडिया के अंदर जो है ये डिजीज इतनी नहीं पाई जाती थी। क्यों? क्योंकि अपनी जो देसी वेराइटीज थी उनके अंदर इस पैथोजन का अटैक कंपैरेटिवली कम था। लेकिन जब 1960s के बाद में और उसके बाद में से हमने देखा कि ये एक एपिडेमिक के रूप में फैल गई और आज लगभग इंडिया का मोस्टली हिस्सा जहां पर बाजरा ग्रो किया जाता है वहां पर आपको यह ग्रीन ईयर डिजीज बीमारी देखने को मिलती है। तो भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो वैश्विक स्तर पर भारत, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, सब जगह पर यह जो है एक एपिडेमिक के रूप में विश्वव्याप्त क्या है? बीमारी है। आर्थिक नुकसान मैंने आपको बता ही दिया कि फसल जो होती है वो लगभग 6 से 60% खराब हो सकती है और अगर अर्ली स्टेज में ये डिजीज हो जाती है तो आपका बाजरे का जो उत्पादन है वो लगभग 27 से 30% क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस बीमारी को फैलने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो होना जरूरी है। पहला तो क्या है कि वातावरण के अंदर उच्च आर्द्रता या फिर हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, अगर ह्यूमिडिटी 90% से ज्यादा है। और दूसरी कंडीशन, अगर आपका टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है
तो यह बीमारी कंपैरेटिवली बहुत जल्दी फैलती है और बहुत कम समय के अंदर ही पूरे के पूरे फील्ड को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो ये था बाजरे की ग्रीन ईयर डिजीज का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक बार मैं वो वापस बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप याद रखना कि ये क्या है, एक जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले तो याद रखना कि ये सोइल बोर्न और सीड बोर्न दोनों प्रकार की डिजीज है। फिर याद रखना कि 1907 के अंदर ईजे बटलर ने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था। उसके बाद में आप याद रखना कि इसके लिए आपको हाई ह्यूमिडिटी और जो मध्यम तापमान होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उसकी जरूरत होती है। इसको हम ग्रीन ईयर डिजीज भी बोलते हैं और बाजरे का मृदु रोमिल आसिता या फिर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज भी कहते हैं। इसका जो पैथोजन है उसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। पैथोजन का क्या नाम है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। यह फंगस के जो ऊमाइसिटीज वर्ग है उसका मेंबर है। ये हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट हमने आज का जो हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव था वो पूरा कर लिया। अब हम पढ़ते हैं इसके पैथोजन के बारे में कि अब पैथोजन में हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे। पैथोजन में एक तो हम पढ़ेंगे कि इसका पैथोजन का माइसीलियम कैसा है और ये प्लांट के अंदर कैसे फैलता है और फैल करके क्या कर देता है, अटैक कर देता है। एक चीज यहीं पे इंट्रोडक्शन में और चीज याद करो कि ये जो फंगस है बच्चों, ये फंगस सिस्टमेटिक फंगस है, यानी कि प्लांट के एक पार्ट पर लिमिटेड नहीं रहता, पूरे के पूरे प्लांट के ऊपर फैल जाता है। तो हम माइसीलियम के बारे में पढ़ेंगे पैथोजन के, देन हम इसके सेक्सुअल और इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कि पैथोजन का कौन सा पार्ट प्राइमरी इनोक्यूलम की तरह कार्य करता है और कौन सा पार्ट इसका सेकेंडरी इनोक्यूलम की तरह कार्य करता है। तो अब हम हमारे पैथोजन को पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं ग्रीन ईयर डिजीज करने वाले पैथोजन के बारे में। तो यह जो बीमारी होती है बच्चों वह एक ऊमाइसिटीज का मेंबर है। फंगस के अंदर एक वर्ग है जिसका क्या नाम है, ऊमाइसिटीज। उस ऊमाइसिटीज का एक मेंबर है जिसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। इस फंगस की वजह से होती है। यह जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला फंगस होता है यह एक अविकल्पी परजीवी या फिर ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि इस पैथोजन को आप लैब के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो नहीं करवा सकते। इसको ग्रो करने के लिए एक लिविंग होस्ट या फिर एक जीवित जो परपोषी होता है उसकी आवश्यकता होती है। तो ये क्या होता है, अविकल्पी परजीवी होता है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिवीजन हो गया माइकोटा, सॉरी किंगडम हो गया माइकोटा, क्लास हो गई ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज वर्ग के मेंबर की क्या खासियत होती है कि इनका जो माइसीलियम होता है वो ध्यान से इधर देखो, वो एसेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, ज्यादातर डाइकोमोटस लीज जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस क्या पाए जाते हैं, ऐसे सस्पेंडेड स्टेज के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी ऊमाइसिटीज की विशेषता क्या है कि इनको हम सामान्यतः ट्रू फंजाई जो है वो नहीं मानते, और इनको ज्यादातर हम वाटर मोल्ड्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऊमाइसिटीज के अंदर जो फंगस आती है उनको अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा आर्द्रता की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब ऑर्डर की बात करें तो इसका गण है पेरेनोस्पोरेल्स और इसकी फैमिली है स्क्लेरोस्पोरेसी, और इसका बॉटनिकल नाम हमने पढ़ ही लिया क्या है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके माइसीलियम के बारे में कि ये जो फंगस है इसका माइसीलियम कैसा है। तो बच्चों इसका जो माइसीलियम होता है वो देखो यहाँ पे एक बार ध्यान से, ये आपको यहाँ पे प्लांट की सेल्स दिखाई दे रही होगी, है ना, ये सारी क्या है, प्लांट्स की सेल्स, कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं के बीच में ये जो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर अंतरकोशी के स्थान। तो ये जो फंगस होता है यह अंतरकोशी के स्थान के अंदर ग्रो करता है। स्टार्टिंग के अंदर घुस के सीधा कोशिका को डेथ नहीं करता, ये पहले अंतरकोशी के स्थान में ग्रो करता है। तो ये फंगस का माइसीलियम है, ये यहाँ से ऐसे ब्रांच हो गया, और ब्रांच होने के बाद में ये कहाँ पर ग्रो कर रहा है, इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर। ये जो आपको व्हाइट कलर का पूरा स्पेस दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो ये इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस में ग्रो करने के बाद में यह पोषक तत्व के लिए क्या करता है, तो यहाँ पर देखो ये इसका माइसीलियम आया, फिर इसने एक बटन शेप की यहाँ पे स्ट्रक्चर बना ली। ये जो बटन शेप की स्ट्रक्चर होती है इसको अपन बोलते हैं होस्टोरिया। क्या बोलते हैं, होस्टोरिया। ये जो होस्टोरिया होती है यह कोशिकाओं से पोषण सोखने के लिए एक विशेष प्रकार की क्या होती है, बटन जैसी संरचना होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, होस्टोरिया बना के ये इस सेल से अटैच हो गया, और फिर यहाँ से अंगुलीनुमा संरचना बना करके इस कोशिका से क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा।
क्या करेगा, यहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। याद रखना ये कोशिका भित्ति और जो हमारी सेल वॉल्स होती है उनको डैमेज नहीं करके बाहर की तरफ एक होस्टीरिया बनाता है, और होस्टीरिया बना करके क्या करता है, उस कोशिका से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। इसका माइसीलियम समझ में आया। एक बार वापस से याद करो, बाजरे का जो हरित वाली रोग है या फिर जो ग्रीन ईयर डिजीज है उसको कौन सा पैथोजन करता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्या नाम है पैथोजन का, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। यह अविकल्पी परजीवी होता है, मतलब इसको लिविंग होस्ट की जरूरत होती है, इसको आप कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। फिर इसका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, तो इसका जो माइसीलियम होता है वो नॉन सेप्टेट, यानी कि इसके माइसीलियम के बीच में देखो कहीं पर भी ऐसे सेप्टा उपस्थित नहीं होता। दूसरा सिनोसिटिक माइसीलियम होता है, मतलब इसमें जो केंद्रक होते हैं वो देखो बहुत सारे केंद्रक यहाँ पर क्या है, फैले हुए होते हैं। तीसरा इसका जो माइसीलियम होता है वो डाइकोमोटसली क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। फिर हमने पढ़ा है कि इसका जो माइसीलियम होता है वो कोशिकाओं को भेदता नहीं है, बल्कि कोशिकाओं के बीच में जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है वहां पर क्या करता है, ग्रो करता है। और वहां पर ये ग्रो करके शाखित और रंगहीन तो इसका माइसीलियम होता ही होता है, उसके साथ साथ कोशिकाओं से ये पोषण तत्व सोखने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना बनाता है जिसको अपन बोलते हैं होस्टोरिया। जिसको अपन क्या बोलते हैं, होस्टोरिया। ये देखो यहाँ पर होस्टोरिया। ये जो होस्टोरिया होते हैं यह बटन के आकार के होते हैं या फिर उंगली नुमा होते हैं, और यह कोशिकाओं से क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं, जिससे ये फंगल क्या करता है, सर्वाइव करता है। अब हमने इसका माइसीलियम तो समझ लिया। अब माइसीलियम समझने के बाद में हम समझते हैं कि यह पैथोजन रिप्रोडक्शन कैसे करता है या फिर यह पैथोजन जनन कैसे करता है। तो देखो एग्जांपल के लिए ये इसकी लीफ की स्ट्रक्चर है। लीफ किसकी है, ये बाजरे की या फिर पर्ल मिलेट की। तो ये हमारे बाजरे की क्या हो गई, लीफ हो गई। अब देखो ये जो अंतरकोशिकीय के स्थान है यहाँ पर कौन ग्रो कर रहा है, माइसीलियम। यहाँ पर कौन ग्रो कर रहा है, माइसीलियम। अंतरकोशिकीय के स्थान में माइसीलियम की स्ट्रक्चर आपको याद रहेगी। अंतरकोशिकीय स्थान में ये पहले तो क्या करता है, ग्रो करता है। ग्रो करके इसकी कोशिकाओं से भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है। फिर जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये दो प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है। पहला तो ये करता है अलैंगिक जनन, जिसमें ये क्या बनाता है, बहुत सारे जूस्पोर बनाता है। और दूसरा ये करता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में ये क्या करेगा, बहुत सारे ऐसे गोलाकार क्या बनाएगा, ऊस्पोर बनाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह पेरेनोस्पोरा, ये स्क्लेरोस्पोरा जो ग्रेमिनिकोला फंगस है, यह बाजरे की पत्तियों के अंदर कैसे लैंगिक जनन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो होता क्या है बच्चों कि देखो ये इसकी माइसीलियम है यहाँ पे, और ये इसकी माइसीलियम का क्या हो गया, एक हिस्सा हो गया। इसको यहाँ पर आप इमेजिन करो। अब ये माइसीलियम क्या होता है, ग्रो करके एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी धर। मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बीजाणुधानी धरी हुई होती है या फिर रखी हुई होती है। ये जो बीजाणुधानी धर होता है बच्चों, या तो ये डाइकोमोटसली या फिर ये ट्राइकोमोटसली क्या होता है, यहाँ पर ब्रांच्ड होता है। तो बीजाणुधानी धर इसका कैसा होता है, या तो डाइकोमोटसली या तो द्विभाजी रूप से या फिर त्रिशाखित होती है। फिर इसके ऊपर देखो यहाँ पर ये अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रिगमेटा। जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्ट्रिगमेटा। फिर ये जो स्ट्रिगमेटा होती है इसके ऊपर गोलकार या फिर अंडाकार क्या होती है, ये जो आपको गोल गोल संरचनाएं दिखाई देती है ये पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं बीजाणुधानी। जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी। या फिर हिंदी में मैं से कहूं तो इसको अपन बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया इंग्लिश के अंदर। ये जो हमारी बीजाणुधानी होती है या फिर जो स्पोरेंजिया होती है, इसमें बच्चों किडनी के शेप के स्पोर्स भरे हुए होते हैं। किडनी के शेप के क्या होते हैं, स्पोर भरे हुए होते हैं। और उन स्पोर के अंदर टोटल 2 फ्लैजिला पाई जाती है। उन जू स्पोर में क्या पाई जाती है, टोटल 2 फ्लैजिला पाई जाती है। तो ये हो गया इसका अलैंगिक जनन। ये क्या हो गया इसका, अलैंगिक जनन। तो अब होता क्या है देखो कि जैसे इसका माइसीलियम है ये यहाँ पर ग्रो कर रहा है। ग्रो करने के बाद में यहाँ पर ये इसका बीजाणुधानी दर बन गया। बीजाणुधानी दर बन गया, ये डाइकोमोटसली ब्रांच्ड हो गया। फिर बीजाणुधानी दर के ऊपर ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्टेरिग, यहाँ पर लगा हुआ है स्टेरिगमेटा। इस स्टेरिगमेटा के ऊपर यहाँ पर क्या लगी हुई होती है, बीजाणुधानी। क्या लगी हुई होती है, बीजाणुधानी। और इस बीजाणुधानी के अंदर क्या भरे हुए होते हैं, जूस्पोर। क्या होते हैं, जू स्पोर। देखो जू स्पोर, जहां कहीं भी जू लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब इसमें क्या पाई जा रही है, यहाँ पे कक्षाभिका।
अब ये जो कक्षाभिका होती है या फिर ये जो फ्लैजिला होती है, ये इस जूस्पोर को मदद करती है पानी के अंदर तैरने में। भाई इस जूस्पोर को अगर आप पानी मिल जाएगा तो ये पानी के अंदर तैर के एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा। तो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। एक बार इसको फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो खेत के अंदर तेजी से रोग को फैलने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बने हुए ये जो जूस्पोर होते हैं, ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब होता क्या है बच्चों, कायिक वृद्धि करने के बाद में माइसीलियम की जो शाखाएं होती है वह छोटी मोटी और रंगहीन शाखाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर या फिर बीजाणुधानी धर। और ये जो बीजाणुधानी धर होता है यह पौधे की पत्तियों की जो स्टोमेटा होता है उससे बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये पौधे की एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस के ऊपर ये यहाँ पर स्टोमेटा हो गया और स्टोमेटा से बाहर क्या निकले हुए हैं? बीजाणुधानी धर या फिर हमारे स्पोरेंजियोफोर। फिर इन स्पोरेंजियोफोर की विशेषता क्या है कि या तो ये द्विभाजी रूप से या फिर त्रिभाजी रूप से ये क्या होती है? शाखित होती है। या फिर ये जो स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं ये क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। फिर इन स्पोरेंजियोस्पोर के ऊपर जो होती है एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसके सिरे पर ये यहाँ पर देखो, ये जो संरचना है इसको अपन बोलते हैं स्ट्रिगमेटा। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिगमेटा। इन स्ट्रिगमेटा के ऊपर गोलाकार या फिर अंडाकार क्या लगी हुई होती है? हमारी बीजाणुधानी लगी हुई होती है। और इस बीजाणुधानी के अंदर क्या भरे हुए होते हैं? किडनी शेप के जूस्पोर। किडनी शेप के क्या भरे हुए होते हैं? जूस्पोर। एक बीजाणुधानी के अंदर लगभग 3 से 23 जूस्पोर पाए जाते हैं जिनके अंदर 2 कक्षाभिका होती है। तो ये आपको अलैंगिक जनन समझ में आ गया। तो ये माइसीलियम था, माइसीलियम ने यहाँ पे ग्रोथ करी, ग्रोथ करने के बाद में इसके स्टोमेटा से इसने स्पोरेंजियोफोर बाहर निकाल दिए। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बीजाणुधानी लगी हुई है, बीजाणुधानी के अंदर जूस्पोर लगे हुए हैं। जूस्पोर जो होते हैं वो 2 फ्लैजिला युक्त होते हैं। ये चीज समझ में आ गया। अब हम हमारा स्क्लेरोस्पोरा जो ग्रेमिनिकोला है, जो ग्रीन ईयर डिजीज करने वाला पैथोजन है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो हम समझते हैं। अब इस इमेज को देखो, ध्यान से देखो। इस इमेज के अंदर उस फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताया गया है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये ध्यान रखना कि ये जो फंगस होती है इसके अंदर हेटेरोथेलेलिज्म पाया जाता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल फंगल हाइफी और जो फीमेल फंगल हाइफी होता है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। एक ही माइसीलियम के जो 2 हाइफी अगर हो रहे हैं तो वो काम नहीं करेंगे। मतलब स्क्लेरोस्पोरा जो ग्रेमिनिकोला है इसके 2 अलग अलग माइसीलियम जब मेटिंग करेंगे तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हेटेरोथेलेलिज्म। अब देखो यहां पर ध्यान से, होता क्या है कि बच्चों माइसीलियम का जो एक हिस्सा है, देखो यहां पर ये मेल जो इसका पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। तो ये इसका मेल हिस्सा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एंथ्रीडियम। और दूसरा माइसीलियम का जो हिस्सा होता है जो कि गोलाकार या फिर राउंड या फिर ओवल शेप का होता है उसको हम बोलते हैं ऊगोनियम। तो मेल पार्ट को हमने क्या कहा? एंथ्रीडियम। और फीमेल पार्ट को हमने क्या कहा? ऊगोनियम या फिर अंडधानी। फिर क्या होता है बच्चों, ये एंथ्रीडियम और ये हमारा ऊगोनियम ये दोनों पास पास आते हैं। जब ये दोनों पास पास आते हैं तो ये इसका एंथ्रीडियम या फिर मेल पार्ट है, यह इसका ऊगोनियम या फिर फीमेल पार्ट है। और इनके बीच में देखो यहाँ पर क्या हो गया? गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। मतलब इन दोनों धानियों का क्या हो गया यहाँ पर? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट होने के बाद में ये जो मेल न्यूक्लियस है ये कहां पर चला गया? ये चला गया ऊगोनियम के अंदर। तो ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? इसका मेल न्यूक्लियस है या फिर नर केंद्रक है। ये कहां चला गया? ऊगोनियम के अंदर। ऊगोनियम के अंदर ये जैसे चला जाता है तो फिर इन दोनों केंद्रकों का यहाँ पर फ्यूज हो जाता है और आपको दोनों केंद्रकों के फ्यूज होने की वजह से क्या मिलता है? यहाँ पर एक केंद्रक मिलता है। ये चीज आपको समझ में आई। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे इस ऊगोनियम की जो वॉल होती है ये थिक हो जाती है बहुत ज्यादा और ये एक गोलाकार अंडाकार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जिसमें दोनों न्यूक्लियस जिनका संलयन हुआ था वो मौजूद होता है और वो कहलाता है ऊस्पोर। वो क्या कहलाता है? ऊस्पोर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? पुंधानी, एंथ्रीडियम, स्त्रीधानी या फिर जिसको हम यहाँ पे बेसिकली कहते हैं अंडधानी। तो एक तरफ तो आपके पास मेल पार्ट हो गया जिसको हम बोल रहे हैं पुंधानी या फिर एंथ्रीडियम, दूसरा आपके पास फीमेल पार्ट हो गया जिसको हम बोल रहे हैं अंडधानी या फिर ऊगोनियम। अब ये पुंधानी और अंडधानी दोनों पास पास आते हैं और इन दोनों धानियों का कांटेक्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं गेमिटेंजियल कांटेक्ट।
इस गैमेटेंजियल कांटेक्ट के बाद में जो मेल न्यूक्लियस होता है वो अंडधानी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और फिर इन दोनों न्यूक्लियस का क्या हो जाता है यहाँ पर संलयन, और न्यूक्लियस के संलयन होने के बाद में एक गोलाकार बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड की हमें संरचना देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं ऊसपोर। अब ये जो ऊसपोर होता है बच्चों ये बहुत खतरनाक होता है। ऊसपोर जैसे बन जाता है उसके बाद में वो ऊसपोर जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर 8 महीने से लगा करके 10 साल तक पड़ा रह सकता है और वो खत्म नहीं होता। तो जैसे आप हेल्दी फसल लगाते हो तो फिर इस ऊसपोर के अंदर से वापस जर्मिनेशन होता है और माइसीलियम बनता है और वो हेल्दी प्लांट को क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है। तो प्राइमरी इनोक्यूलम का यहाँ पर काम कौन करता है, ऊसपोर, और सेकेंडरी इनोक्यूलम का काम कौन करता है, जूस्पोर। सेकेंडरी इनोकुलम का काम कौन करता है, जूस्पोर। तो लैंगिक जनन की ये जो थ्योरी लिखी हुई है एक बार इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि इस फंगस के अंदर हेटेरोथेलियलिज्म पाया जाता है, मतलब लैंगिक जनन के लिए आपको दो विपरीत मेटिंग टाइप की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो नर अंग होता है उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं और जो मादा अंग होता है उसको हम ऊगोनियम कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि गेमेटेंजियल कांटेक्ट की वजह से ये दोनों पास आते हैं और एक किसका निर्माण होता है, ऊसपोर का निर्माण होता है। फिर हमने पढ़ा कि ऊसपोर जो होता है वो बहुत ज्यादा मोटी वॉल का होता है, दिखने में भूरे कलर के होते हैं और संरचना के अंदर ये कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। और ये जो ऊसपोर होता है ये एक्सट्रीम वातावरण को सहने के लिए क्या होता है, तैयार होता है और मिट्टी के अंदर लगभग ये 8 महीने से लेकर 10 साल तक क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारे डिजीज के सिम्टम। अब आप ये सोचो कि पहले मैंने आपको पैथोजन के बारे में क्यों पढ़ाया। तो ये जो हमने पैथोजन का माइसीलियम पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, कैसे ये जूस्पोर बनाता है, फिर हमने पढ़ा कि ये लैंगिक जनन कैसे करता है। जब आगे चल के हम डिजीज साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी कि प्लांट में जो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं वो इस फंगल के अलग अलग स्टेज की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की जो हमारी ये जो क्लास थी इसके 2 टॉपिक हमने पूरे कर लिए। इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने पैथोजन के बारे में देख लिया, हमने समझा कि इसका जो पैथोजन होता है वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला होता है जो कि एक ओब्लिगेट पैरासाइट है। फिर हमने इसके माइसीलियम, इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसकी वजह से क्या बन रहे थे, जूस्पोर, और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसकी वजह से क्या बन रहे थे, ऊसपोर, उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बच्चों इस डिजीज के सिम्टम की, कि फील्ड के अंदर अगर आप जाओ तो आपको कौन कौन से प्रमुख रोग के लक्षण है जो कि देखने को मिलते हैं और जिनके बेसिस के ऊपर आप आइडेंटिफाई करते हो कि ग्रीन ईयर डिजीज हो रखी है। तो बहुत इजीली समझ में आ जाए इसीलिए मैंने ये जो रोग के सिम्टम्स है इनको यहाँ पर 3 प्रमुख रूप से डिवाइड करके पढ़ाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जो होंगे अर्लियर स्टेज के अंदर सिम्टम, कि जैसे ही सीडलिंग से वो जर्मिनेट हुआ तो उसके बाद में हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दूसरे हम पढ़ेंगे कि जब ये डिजीज सिस्टमेटिक हो जाती है, पूरे प्लांट के अंदर फैल जाती है और अपने प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर होती है, उसके हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली इस कंडीशन में आपको डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और तीसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे जो इसकी सबसे ज्यादा घातक स्टेज होती है, जिसमें बाजरे के भुट्टे के अंदर जो दाने होते हैं वो लीफ जैसी संरचना के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फिलोइडी जो सिम्टम्स होता है उसको शो करते हैं। तो रोग के लक्षण को हम बेसिकली 3 प्रमुख कैटेगरीज के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रारंभिक अवस्था के अंदर हमें कौन कौन से सिम्टम्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब बच्चों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उन सिम्टम्स की जो कि हमको प्लांट की अर्ली स्टेज के अंदर दिखाई देते हैं। इससे पहले कि हम पढ़ चुके हैं कि ये जो फंगस होता है ये एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन करने वाला फंगस है, यानी कि यह प्लांट के सारे पार्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। स्क्रीन पे देखो आपको एक यहाँ पर हेल्दी प्लांट दिखाई दे रहा होगा और आपको एक रोगग्रस्त पादप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रोगग्रस्त पादप के अंदर स्टार्टिंग में क्या होता है, लीफ के अंदर क्लोरोसिस स्टार्ट हो जाता है। क्लोरोसिस का मतलब होता है कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल का कंटेंट क्या होने लग जाता है, कम। लीफ जो होती है स्टार्टिंग के अंदर बेस, लीफ का जो बेस वाला पार्ट होता है यहाँ से पीली पड़ना स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे कंप्लीटली क्या हो जाती है, लीफ पीली हो जाती है। दूसरा, सामान्य पादप की तुलना के अंदर ये जो प्लांट है इसकी हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पौधा हल्का सा क्या रह जाता है, बौना रह जाता है और दिखने में हमें एक झाड़ी के समान दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस फंगल के अटैक की वजह से स्टेम के ऊपर जो इंटरनोड होता है उस इंटरनोड की पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती, मतलब दो जो नोड के बीच वाला पार्ट होता है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती और एक हेल्दी प्लांट की तुलना के अंदर यह पौधा हमें छोटा या फिर झाड़ी नुमा दिखाई देता है। और
और क्या सिम्टम्स दिखाई देता है, और जैसे जैसे फिर फंगल ये ग्रो करता है इसकी इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर, और ग्रो करने के बाद में जब ये स्टोमेटा से अपने जूस्पोर और इन सब की संरचना जो होता है वो बाहर की तरफ निकाल देता है, तो आपको इसकी लीफ के ऊपर एक सफेद कलर की मखमली परत दिखाई देती है, जो कि इस फंगल की अलैंगिक संरचनाएं होती है, जिसको हम स्पोरेंजियोस्पोर या फिर स्पोरेंजिया कहते हैं, जिसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं, जूस्पोर। तो अर्ली स्टेज के अंदर आपको कौन कौन से 3 प्रमुख सिम्टम्स दिखाई देंगे? पहला तो हमने पढ़ा कि एक तो आपको क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, पत्तियां क्या पड़ जाएगी, पीली। दूसरा, पौधा सामान्य की तुलना के अंदर हाइट में क्या रह जाएगा, कम, और दिखने में हमें झाड़ी के समान दिखाई देगा। और तीसरा हमने पढ़ा कि इसकी अलैंगिक संरचनाओं के स्टोमेटा के बाहर निकलने की वजह से आपको पत्ती की सतह के ऊपर रुई जैसी सफेद मखमली परत दिखाई देती है, जिसके अंदर की क्या भरे हुए होते हैं, इसके अलैंगिक जनन वाले बीजाणु, जिसको हम क्या बोलते हैं, जूस्पोर्स। फिर जैसे जैसे बच्चों संक्रमण और तीव्र होता जाता है, तो उसके बाद में आपको लीफ के ऊपर सफेद कलर की स्ट्रिक्स दिखाई देने लगेगी, जो कि बहुत ज्यादा क्या होगी, सुस्पष्ट। तो आपको क्या दिखाई देने लगेगी, सफेद धारियां। और अभी तक तो ये लीफ क्या हो रही थी, सिर्फ पीली पड़ रही थी। अब इस लीफ के अंदर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो लीफ की जो सेल्स होती है इनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी, और नेक्रोसिस होने की वजह से यह जो लीफ होती है वो भूरी या फिर ब्राउनिश कलर की कन्वर्ट हो जाएगी। और आगे चल करके फिर ये जो लीफ होती है इसके अंदर जो हमारी श्रेडरिंग है वो होने लग जाती है, और लीफ जो होती है वो कटने फटने लग जाती है। लीफ क्या हो जाती है, कटने फटने लग जाती है। अब लीफ कटने फटने क्यों लग जाती है, तो प्लांट के अंदर ये जो पैथोजन होता है ये स्टार्टिंग में तो अलैंगिक जनन करता है, तब तो आपको मखमली लेयर दिखाई दे रही थी। फिर जब सीजन खत्म होने वाला होता है क्रॉप का, और विषम परिस्थितियां आने वाली होती है पैथोजन के लिए, तो उस टाइम पे पैथोजन अलैंगिक जनन तो करना बंद कर देता है, और करता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की वजह से ऊस्पोर का निर्माण होता है, और ऊस्पोर जो होते हैं वो हमें पता है कि ब्राउन कलर के, डार्किश ब्राउन कलर के होते हैं, जो कि पैथोजन अपने फाइनल स्टेज के अंदर बनाता है। तो इन ऊस्पोर की वजह से ये जो पत्ती की जो शिराएं होती है, यहाँ पर इनका बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है, और पत्तियां क्या हो जाती है, कटने फटने लग जाती है। अब इनमें जो पत्तियों का जो कटाव होता है ना, वो ऐसे लंबवत होता है, ठीक है, ऐसे लंबी पत्तियां फटती है, ऐसे आड़ी नहीं फटती। तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल श्रेडिंग बोलते हैं। अब इसका एक नुकसान ये भी है कि चारे की गुणवत्ता भी घट जाती है भाई। अगर नेक्रोसिस हो गया तो चारे की जो क्वालिटी होगी वो उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो यील्ड में तो पैथोजन अटैक करता ही करता है, यील्ड में तो ये कमी करता ही करता है, लेकिन जो फोडर वाली स्टेज होती है जिसमें कि बाजरे को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसके उत्पादन में भी क्या हो जाती है, कमी। तो पहले तो क्या हुआ, पत्तियां आधार से पीली पड़ने लग गई, पौधे की हाइट कम रह गई स्टार्टिंग फेज के अंदर, और फिर उसके बाद में अलैंगिक जनन की वजह से आपको पत्ती की सतह के ऊपर मखमली रुई जैसी संरचना देखने को मिली। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो पत्तियां है उसके ऊपर सफेद धारियां डेवलप होगी, और पत्तियों के अंदर नेक्रोसिस होने लगी, जिसकी वजह से पत्तियां हमें ब्राउनिश कलर की या फिर डार्क ब्राउन या फिर टैनी कलर की जो होती है वो दिखाई देने लग गई। और अब इस स्टेज के अंदर जाकर पौधे की अंदर जो पैथोजन है वो लैंगिक जनन करके ऊस्पोर बनाने लग गया, और ऊस्पोर के डिपोजिशन की वजह से आपको पत्तियों के अंदर कटाव देखने को मिलता है, और ये जो कटाव होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल श्रेडिंग भी बोलते हैं। अब फाइनल स्टेज क्या होता है बच्चों, कि फाइनल स्टेज के अंदर ये जो, अब इतनी देर तो देखो क्या कर रहा था पौधा, अपनी कायिक वृद्धि कर रहा था, ठीक है, कि भाई ये बीज था, बीज से जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद में अब इसमें यहाँ पे क्या लगना है, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम के अंदर क्या लगने हैं, फ्लावर। पुष्पक्रम के अंदर क्या लगने हैं बच्चों, यहाँ पर फ्लावर। तो कुल मिला के ये है कि अंतिम स्टेज के अंदर जो बाजरे का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कंप्लीट पत्ती जैसी संरचना के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिलोइडी कैरेक्टर शो करता है। अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस का पत्तियों के समान जो परिवर्तन होना होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है कंप्लीट फिलोइडी, जिसमें पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, पत्ती जैसी संरचना के अंदर। दूसरा होता है पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि भुट्टे का सिर्फ कुछ पार्ट ही फिलोइडी के अंदर होता है और आधा पार्ट क्या होता है, नॉर्मल डेवलप होता है। और तीसरा होता है सप्रेस्ड टॉप, यानी कि नीचे से भुट्टा कंप्लीटली सही होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, आपको फिलोइडी देखने को मिलता है। तो आप इस डिजीज का जो आइडेंटिफिकेशन है वो अलग अलग स्टेप के ऊपर कर सकते हो प्लांट की ग्रोथ को देख करके।
सीडलिंग स्टेज से जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेट होकर थोड़ी ग्रोथ की, तब कर सकते हो। उसके बाद में जब पत्तियों के अंदर नेक्रोसिस होने लग गया, ऊसपोर बनने लग गया, तब कर सकते हो। और तीसरा लास्ट सिम्टम हमने पढ़ा कि जब इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो फिलोइडी या फिर पत्तियों समान संरचना के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3 प्रमुख सिम्टम्स है जो कि आपको याद रखने हैं इस डिजीज को पहचानने के लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं, उससे पहले ये देखो इसका डिजीज चक्र है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले ये जो इसके 3 सिम्टम्स है इनको एक बार जरूर देख लो। स्टार्टिंग के अंदर पत्तियां पीली पड़ने लग गई, पौधे की हाइट कम रह गई और पैथोजन के अलैंगिक जनन की वजह से उसके जो स्पोरेंजियोस्पोर थे वो स्टोमेटा से बाहर निकल गए और पत्तियों के ऊपर आपको मखमली व्हाइटिश कलर की परत दिख रही है। फिर दूसरे सिम्टम्स हमने पढ़े, जब पत्तियों के अंदर नेक्रोसिस हो जाता है, ऊसपोर का डिपोजिशन हो जाता है और उसकी वजह से हमें लॉन्गिट्यूडनल जो शेडिंग है वो देखने को मिलती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो आपको मोस्टली फील्ड के अंदर देखने को मिलता है और देखते ही डिजीज आइडेंटिफाई हो जाती है, वो होती है इसके इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फिलोइडी नेचर कि जो पुष्प क्रम है उस पर पुष्प लगने के बजाय और बीज बनने के बजाय वो जो संरचना होती है वो पत्ती जैसी संरचना के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इन्फ्लोरेसेंस हमें कैसा देखने को मिलता है, फिलोइडी। इन्फ्लोरेसेंस हमें कैसा देखने को मिलता है, फिलोइडी। तो ये 3 सिम्टम इसके जरूर याद रखना। फिर रोग के लक्षण के बाद में अगला है बच्चों इसका डिजीज साइकिल। तो आज की जो हमारी क्लास का टास्क था उसमें रोग के लक्षण भी हमने कवर कर लिए। अब हम हमारे चौथे पार्ट की तरफ जाते हैं, वो है रोग का चक्र। रोग के चक्र से मेरा मतलब है कि ये सीड या फिर ये बाजरे का पौधा है, या आपने लगाया, लगने के बाद में इसमें फंगस का इन्फेक्शन हुआ और फंगस का इन्फेक्शन हुआ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्राइमरी इनोक्यूलम था। अब हमने पढ़ा है कि प्राइमरी इनोक्यूलम यहाँ पर बेसिकली सोयल के अंदर पड़े हुए जो पुराने ऊसपोर होते हैं वो होते हैं। फिर फंगल ने जो है अपनी ग्रोथ करी, ग्रोथ करने के बाद में उसने यहाँ पर जूस्पोर बनाए और ऊसपोर बनाए। ये जो जूस्पोर होते हैं ये सेकेंडरी इनोकुलम क्या काम करते हैं, इस जूस्पोर के ऊपर जो होती है वो 2 फ्लैजिला पाई जाती है, तो ये जल के थ्रू और हवा के थ्रू भी क्या होते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये जूस्पोर किसकी तरह काम करते हैं, सेकेंडरी इनोकुलम की तरह, और ये है द्वितीयक इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि ऊसपोर का भी निर्माण होता है यहाँ पर, और ये ऊसपोर वापस मिट्टी के अंदर चल जाता है। तो देखो ऊसपोर से स्टार्ट हुआ था और वापस कहाँ पे आ गया, ऊसपोर के ऊपर। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, हमारा एक डिजीज साइकिल। तो इसको हम पढ़ते हैं रोग चक्र को। तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर जो बच्चों डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है इसके डिजीज चक्र का या फिर इसके रोग चक्र का। तो रोग चक्र में देखो मिट्टी के अंदर पड़े हुए ये जो ऊसपोर होते हैं जो कि इस फंगस के लैंगिक जनन के प्रोडक्ट होते हैं, हमने पढ़ा था कि यह मिट्टी के अंदर 8 महीने से लेकर लगभग 10 साल तक पड़े हुए रहते हैं। तो ये ऑलरेडी मिट्टी के अंदर पड़े हुए हैं। फिर जैसे आपने यहाँ पर कोई बीज उगाया मक्के इसका बाजरे का, तो ये यहाँ पर बाजरे का हमने बीज लगाया और बीज लगाने के बाद में अब इससे क्या जर्मिनेशन होकर नया पौधा बनना स्टार्ट हुआ। तो उसी समय मिट्टी के अंदर जो नमी होती है ये उसको अवशोषित करके इसका जो कोलियोप्टाइल स्टेज होता है उसी के अंदर क्या कर देता है, पौधे के अंदर एंट्री कर देता है। और एंट्री करने के बाद में पौधे के जो एपिकल पार्ट होते हैं, मतलब उसका जो शूट वाला टॉप पार्ट होता है और उसकी जो रूट वाला टॉप पार्ट होता है, वहां तक ये क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, मोस्टली शूट वाले टॉप पार्ट के ऊपर। अब शूट वाले टॉप पार्ट के ऊपर पहुंचने के बाद में फिर ये क्या करते हैं, 2 काम करते हैं। पहला तो ये करते हैं सिस्टमेटिकली उसकी पूरी की पूरी प्लांट बॉडी के अंदर फैलना। फैलने के बाद में ये अपने डिजीज के सिम्टम्स शो करते हैं, क्लोरोसिस शो करते हैं, पौधे की स्टंटिंग करवा देते हैं, और क्लोरोसिस की वजह से पत्तियां यहाँ पर क्या पड़ने लग जाती है, पीली पड़ने लग जाती है। फिर ये क्या करते हैं, दूसरा काम यहाँ पर अपना अलैंगिक जनन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जब ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो इनका फंगस जो माइसीलियम होता है वो इंटरसेल्यूलर स्पेस में फैलता रहता है, और फैलने के बाद में ये यहाँ पर स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण करते हैं। और इन स्पोरेंजियोस्पोर के ऊपर क्या लगी हुई होती है, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में क्या लगे हुए होते हैं हमारे यहाँ पर जूस्पोर। तो इस स्पोरेंजिया वाली जो स्टेज होती है उस स्टेज के अंदर लीफ के ऊपर आपको सफेद कलर की मखमली कलर की लेयर दिखाई देती है। फिर ये जो स्पोरेंजियो के अंदर ये जो हमारे जूस्पोर होते हैं ये काम करते हैं सेकेंडरी इनोकुलम का। प्राइमरी इनोकुलम का कौन कर रहा था, ऊसपोर, और सेकेंडरी इनोकुलम का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पर, जूस्पोर। अब ये जो जूस्पोर होते हैं ये पानी के थ्रू फैलते हैं और फैल करके पास में स्थित जो नया हेल्दी प्लांट होता है
उसको संक्रमित कर देते हैं, और संक्रमित करने के बाद में वैसे ही वही काम करते हैं, पूरी इसकी बॉडी में फैल जाएंगे, यहाँ पर सिस्टमेटिकली इसको इन्फेक्ट करेंगे। तो सेकेंडरी इनोकुलम तेजी से फैलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जूस्पोर। तो फिर जब ये सेकेंडरी इनोकुलम फैल जाता है जूस्पोर की वजह से, उसके बाद में जब इस बाजरे का अंतिम समय आता है, मतलब अब फसल पकने वाली होती है, उस स्थिति के अंदर फिर इसके अंदर लैंगिक जनन स्टार्ट होता है, और लैंगिक जनन के फलस्वरूप यहाँ पर क्या बनने लग जाते हैं? हमारे ऊसपोर। लैंगिक जनन के फलस्वरूप हमारे यहाँ पर क्या बनने लग जाते हैं? ऊसपोर। और ये ऊसपोर कहाँ चले जाते हैं? वापस मिट्टी के अंदर। जब ये सिस्टमेटिक इन्फेक्शन करता है तो लीफ और इसके ऊपर सिम्टम्स करने के साथ साथ ये जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसको भी कैसा कर देता है? ये फिलोइडी। और यहीं पर हमको इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो किसके समान दिखाई देता है? पत्तियों के समान। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक बार इसको ब्लैक बोर्ड स्टाइल के ऊपर यहाँ पर लिखित में करके एक बार समझाऊं। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर समझने में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सपोज करो ये हमारी सोयल है, ये पूरी की पूरी यहाँ पर क्या है? हमारी मिट्टी। इस मिट्टी के अंदर क्या रखा हुआ है बच्चों? ऊसपोर। क्या रखा हुआ है यहाँ पर? ऊसपोर। अब आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर एक बाजरे का बीज लगाया, लगा दिया बाजरे का बीज। अब ये बाजरे का बीज क्या हुआ? यहाँ से ग्रो करना स्टार्ट हुआ। बाजरे का बीज यहाँ से ग्रो करना स्टार्ट हुआ, ये नीचे की तरफ रूट आ गई, ऊपर की तरफ आ गई टिप। तो जैसे ही बाजरे का बीज यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट करता है, ये ऊस पोर जर्मिनेट होके इसको यहाँ पर क्या कर देगा? संक्रमण। संक्रमण कर देगा। तो ऊस पोर यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है? प्राइमरी इनोक्यूलम की तरह। किसकी तरह? प्राथमिक इनोकुलम की तरह। अब ये संक्रमण करने के बाद में क्या करेगा कि इसका जो माइसीलियम होता है वो इंट्रासेलुलर माइसीलियम होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा। तो ये इंट्रासेलुलर माइसीलियम बना के इसकी कोशिकाओं से चूषकांग के माध्यम से क्या करेगा? पोषण प्राप्त करेगा। और पोषण प्राप्त करेगा तो यहाँ पे प्रॉपर क्लोरोफिल वगैरह ये नहीं बन पाएंगे, और पत्तियां हमें कैसी दिखाई देने लगेगी? यहाँ पर पीली। पत्तियों में हमें क्या दिखाई देने लगेगा? क्लोरोसिस। पौधे की हाइट क्या रह जाएगी? कम। और अब चलो अगली स्टेप के ऊपर चलते हैं। अब हम एक लीफ को यहाँ पर डिटेल के अंदर बनाते हैं। तो ये मैंने एक लीफ यहाँ पर बना ली। ये लीफ के क्या है? यहाँ पर स्टोमेटा। ये लीफ के यहाँ पर क्या है? स्टोमेटा। और ये लीफ की क्या है? यहाँ पर कोशिकाएं। अब ये जो हमारा इंट्रासेलुलर माइसीलियम होता है बच्चों, ये ग्रो करता जाता है, ग्रो करता जाता है। तो ये यहाँ पर ये ग्रो कर रहा है, डाइकोमोटसली ब्रांच्ड है। ग्रो करने के बाद में ये माइसीलियम क्या करता है? यहाँ पर बनाता है इसको, चलो डाइकोमोटसली हम यहाँ पे ब्रांच करते हैं। तो ये हमारे पास माइसीलियम था, ये आ गया, ये डाइकोमोटसली ब्रांच्ड हो गया। ठीक है, ये डाइकोमोटसली ब्रांच्ड हो गया। फिर इसका ये जो लास्ट वाला टिप होता है, यहाँ पर एक संरचना होती है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रिगमेटा। स्ट्रिगमेटा के ऊपर यहाँ पे गोलाकार संरचना निकलती है जिसको अपन बोलते हैं स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी। इसको अपन बोल रहे थे बीजाणुधानी धर। इस बीजाणुधानी के अंदर क्या लगे हुए होते हैं? जूस्पोर। क्या लगे हुए होते हैं? जूस्पोर। तो जब ये वाली स्टेज आती है तो ये हमें व्हाइटिश कलर के मखमली लेयर के, ये जो पूरी संरचना होती है ये आपको व्हाइटिश कलर की पत्ती के ऊपर दिखाई देती है। तो यहीं पे हमारा दूसरा सिम्टम्स याद कर लो। दूसरा सिम्टम्स कौन सा हुआ? यहाँ पर मखमली कलर की, व्हाइटिश कलर की लेयर, जो कि किसकी वजह से हो रही है? स्पोरेंजियोस्पोर की वजह से होती है। अब देखो इस पत्ती के ऊपर क्या है? बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर। ये स्पोरेंजियोफोर जाएंगे और दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करेंगे? यहाँ पर अफेक्ट। और ये संक्रमण फील्ड के अंदर लगातार क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। ये बात आपको समझ में आई स्पोरेंजियोफोर वाली। अब क्या होता है कि स्पोरेंजियोफोर बनाने के साथ साथ ये लीफ के अंदर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अब हम पहले पढ़ चुके हैं तो उसको मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये यहाँ पे बनाता है बच्चों ऊसपोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जो ब्लू कलर के मैंने बताया, ये क्या बनाया मैंने? ऊसपोर। जब ये ऊसपोर वाली स्टेज आती है तो उसी समय लीफ के अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है? श्रेडिंग। यानी कि लीफ अब लॉन्गिट्यूडनली कटने फटने लग जाती है। अब ये जो ऊसपोर होते हैं ये वापस से कहाँ चले जाते हैं? जमीन के अंदर गिर जाते हैं। और अगली साल जब आप फसल लगाओगे तो ये फिर से हेल्दी प्लांट को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। तो देखो एक साइकिल पूरी हो गई। ऊसपोर से शुरू हुए थे और वापस ही कहाँ पे आ गए? ऊसपोर के अंदर। और यहीं पर हमने पढ़ लिया कि सेकेंडरी इनोकुलम का काम कौन कर रहा था? यहाँ पे सेकेंडरी इनोकुलम का काम कर रहा था यहाँ पे जूस्पोर्स। तो इसका डिजीज साइकिल समझ में आ गया। यहाँ पे ऊसपोर से शुरू हुए थे,
संक्रमण और वापस हमने क्या बना लिया, ऊस्पोर। और सेकेंडरी इनोकुलम का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, जूस्पोर। तो ये था बच्चों हमारा इसका रोग चक्र या फिर डिजीज साइकिल। अब एक अगर पर्यावरणीय प्रबंधन की अगर मैं बात करूं तो पर्यावरणीय प्रबंधन बहुत सिंपल है। और वो क्या है कि अगर आप इसको ग्रो करवाना चाहते हो फंगस को, तो इसके लिए एक तो आपको वातावरण के अंदर क्या चाहिए, बहुत ज्यादा नमी, लगभग 90 से लेकर 100% आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। दूसरा चाहिए आपको तापमान। इसको एक बार के लिए आप इग्नोर कर देना क्योंकि शायद सही नहीं आया, पर शॉर्ट में मैं बताऊं तो आपको लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या चाहिए, तापमान। और स्पोरेंजिया की अगर मैं बात करूं, जो कि इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो वह मुख्य रूप से आधी रात से जो सुबह 5 बजे तक का अर्ली टाइम होता है, जिसमें टेम्परेचर कम होता है और ह्यूमिडिटी जो होती है वो रिलेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो 5 बजे के बाद में क्या होता है कि नमी की 5 बजे तक क्या होता है कि नमी बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे स्पोरेंजिया का उत्पादन मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे दिन सुबह होता जाता है तो फिर सन के टेम्परेचर की वजह से वातावरण के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती जाती है और ये जो स्पोरेंजिया का प्रोसेस होता है ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं पौधे की एज की, तो जो 25 दिन से कम एज का जो सीडलिंग होता है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है एज कंपेयर टू ओल्ड प्लांट। तो सीडलिंग के अंदर सेकेंडरी इनोक्यूलम की वजह से या फिर प्राइमरी इनोक्यूलम की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इसका डिजीज साइकिल। और एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर दो मेन फैक्टर हमने पढ़े, एक तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 से 100% होगी तो इन्फेक्शन जल्दी होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के आसपास है तो भी इन्फेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब लास्ट हमारी स्लाइड है, उसमें हम देख लेते हैं कि इस रोग का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कि इस रोग को और फैलने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो है कि आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कि आप खेती के अंदर बिना किसी केमिकल का छिड़काव करें, आप अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को करो। तो उसका सबसे पहला तरीका क्या है कि जितने भी जो संक्रमित पौधे होते हैं उनको वहां से उखाड़ो, नष्ट कर दो। जो खरपतवार है उनको वहां से उखाड़ करके नष्ट कर दो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आप फसल की बुआई तब करो जब वातावरण के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है और टेम्परेचर कंपेरेटिवली ज्यादा हो। इसलिए हम क्या करते हैं, अगेती खेतें करते हैं। मतलब सीजन के अंदर आप जो है वो बुआई अक्टूबर के मध्य से पहले ही कर दो, अगस्त एंड के अंदर कर दो या फिर अगस्त के मिड के अंदर कर दो। तो दूसरा क्या करो, आप अगेती जो है वो बुआई करो। तीसरा आप क्या करो कि फसल चक्र, मतलब आप रोटेशन के अंदर बाजरा लगाओ। हर साल बाजरे की फसल को ही मत लगाओ। अगर आप हर साल बाजरे की फसल को लगाओगे तो प्राइमरी इनोक्यूलम पहले से जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, बाजरे के संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और तीसरी कल्चरल प्रैक्टिस होती है, वो होती है कि संक्रमण पौधा दिखते ही उसको जड़ से उखाड़ दो। और जो मिट्टी होती है उसको हर साल आप पलटो, ताकि मिट्टी को पलटने से जो ऊसपोर होंगे वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे और गर्मी के मौसम के अंदर डायरेक्ट सन के टेम्परेचर में रहने की वजह से हो सकता है कि उसमें क्या हो, थोड़ी सी कमी आए। तो पहली प्रैक्टिस तो ये है कि आप खेती की प्रक्रियाएं अपनाओ और उसके थ्रू क्या करो, डिजीज का मैनेजमेंट करो। दूसरी टेक्निक है हमारे पास कि आप रेजिस्टेंस वैरायटी का यूज करो। आप ऐसी प्रतिरोधी किस्मों का यूज करो जो इस पैथोजन के प्रति क्या हो, रेजिस्टेंस हो। अब उसके एग्जांपल याद रखना, WCC75 हो गया, जैसे एक वैरायटी है जिसका नाम है ICTP8203। एक और हमारे पास वैरायटी है MH179, एक है PISA29। तो आप ऐसी डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी का यूज करो। अब इनमें जो डिजीज रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली एक सिंगल डोमिनेंट जीन के द्वारा रेगुलेट होता है जिसका नाम है RSG1। क्या नाम है, RSG1। अब हमने पढ़ा था कि ये जो डिजीज होती है ये सीड बोर्न डिजीज होती है, कि मतलब इसका जो पैथोजन होता है वो बीज की ऊपरी सतह पर या फिर बीज के अंदर भी क्या रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो अगला जो हमारा ट्रीटमेंट है मैनेजमेंट का वो है केमिकल ट्रीटमेंट, कि बाजरे के जो बीज है उसके ऊपर आप मेटालेक्सिल एप्रोन 35SD इसका छिड़काव करो। कितना करो, तो लगभग 2 से 6 ग्राम 1 किलो बीज के ऊपर आप छिड़काव करोगे तो उससे बीजों को लगभग 30 दिन तक क्या मिल जाएगी, प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो जैसे आपने जो सीड को हार्वेस्ट कर लिया, तो हार्वेस्ट करने के बाद में आप क्या कर लो, उसके ऊपर जो फंजीसाइड है मेटालेक्सिल इसका क्या कर दो, छिड़काव कर दो। कितना करोगे, लगभग 2 से 6 ग्राम 1 किलो बीज के अंदर।
ये तो हो गया बीज के ऊपर। लेकिन मान लो आपको सीडलिंग स्टेज के अंदर जब पौधा बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर आप देख रहे हो कि पत्तियों के ऊपर भी क्लोरोसिस की प्रोसेस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, और दिखने में आपको लग रहा है कि इसके अंदर ग्रीन ईयर डिजीज बाजरा रोग हो सकता है। तो फिर आप पत्तियों के ऊपर भी केमिकल का छिड़काव करो। कौन से केमिकल का छिड़काव करोगे? तो रिडोमिल एमजेड। किसका छिड़काव करोगे? रिडोमिल एमजेड का लगभग 0.1 से लेके 0.2% का जो मिक्सचर है उसका। दूसरा आप छिड़काव कर सकते हो, अगर रिडोमिल का नहीं कर रहे तो बोर्डो मिक्स का। किसका कर सकते हो? बोर्डो मिक्स का। और इसका भी नहीं कर रहे हो तो फिर आप कर सकते हो जिनेब का या फिर जाइनेब का। तो 3 केमिकल के नाम याद रखना, रिडोमिल एमजेड, बोर्डो मिक्सचर और जाइनेब। तो केमिकल का ट्रीटमेंट कर लिया। अब मान लो आप चाहते हो कि मैं केमिकल का ट्रीटमेंट नहीं करूं और मैं बायोलॉजिकल या फिर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट का यूज करूं, केमिकल का ट्रीटमेंट मेरे फील्ड में ना करूं। तो उसका सिंपल सा उपाय है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। ये जो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस होता है, ये पौधे की जो सिस्टमेटिकली एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है उसको एक्टिव कर देता है। तो आप स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस बैक्टीरिया को वहां पे जो है वो ग्रो करवाओ। उसका नहीं कर सकते तो फिर ट्राइकोडर्मा हेरिजेनियम इसका यूज करो। तो ये दो तो मैंने आपको बता दिए जो कि क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट है। कौन कौन से? स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस और ट्राइकोडर्मा। ये नहीं करके अगर आप किसी और जो प्लांट होता है उसके एक्सट्रैक्ट का छिड़काव करना चाहते हो तो यहाँ पर दो है, या तो नीम की पत्तियों का या फिर धतूरा का। इनके अर्क का यूज करो इस डिजीज से बचने के लिए। और लास्ट हमारा है वो है प्रेरित रेजिस्टेंस या फिर इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस, कि पौधे की जो रक्षा प्रणाली है उसको सक्रिय करने के लिए आप बीए या फिर बीटीएच का यूज करो। अब ये बीए या फिर बीटीएच है, इसका क्या मतलब हुआ? यह ऐसे एलिसिटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पौधे के अंदरूनी जो डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उसको एक्टिव कर देते हैं, या फिर इसकी जो सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होते हैं उसको क्या कर देते हैं? एक्टिव कर देते हैं। इससे क्या होता है कि पौधा एडवांस के अंदर ही पहले से जो होने वाले अटैक होते हैं उसके प्रति क्या होने लग जाता है? प्रिपेयर होने लग जाता है। तो आज की जो क्लास के हमारे मेन टास्क थे वो हमने पूरे कर लिए। आई होप आपको प्लांट का डिजीज मैनेजमेंट समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमारे जो मेन जो हमारा टास्क था वो हमने पूरा कर लिया। हमने इंट्रोडक्शन समझा, पैथोजन के बारे में डिटेल से पढ़ा, फिर हमने इस डिजीज के जो सिम्टम्स है अलग अलग स्टेज पे दिखने वाले उनको पढ़ा। देन उसके बाद में हमने इसका डिजीज साइकिल पढ़ा और उसके बाद में हमने डिजीज का मैनेजमेंट पढ़ा। आई होप आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्यूशन दे सकूं। और इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।